बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ जरिया राजपूत और मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तानी टीम से मुताल्लिक, क्योंकि कल जब हमने शो खत्म किया था तो इसी दुआ के साथ किया था कि बारिश भी हो जाए और पाकिस्तानी टीम किसी ना किसी तरीके से मैच भी जीत जाए ताकि सीरीज में हम किसी ना किसी तरीके से इन रह सके। लेकिन वो कबूलियत का वक्त नहीं था, ना बारिश हुई ना हम सीरीज जीते। बिल्कुल ऐसे ही है और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम सीरीज हार चुकी है 3-0 से और बड़ी बदतरीन शिकस्त आज पाकिस्तानी टीम को मिली है। जिस तरह से न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए जितना बड़ा एक टारगेट दिया, एलन फिन की बात करें, जिस तरह से उन्होंने 137 रन स्कोर किए, जब पाकिस्तानी प्लेयर्स आए हैं तो ऐसा लग रहा था शायद ग्राउंड हमारी बारी में बड़े हो जाते हैं और जब हमारी बारी आती है तो जो बैटिंग पिच होती है वो बॉलिंग पिच बन जाती है। तो समझ नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तानी टीम के साथ ये कंटिन्यूसली हो क्या रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी इनवार भी ब्रेक क्या मतलब जब प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे थे तो यही बात कर रहे थे कि जरा अगर हम एक स्टैट्स निकालें ना कि कितने घंटे हो चुके हैं पाकिस्तान को कोई मैच जीते हुए, तो शायद वो घंटे जो हैं वो हजारों में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन मजाल है कि पाकिस्तान की जो शिकस्त है वो थमने का नाम ले। और अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि तब्दीलियां भी की जा रही हैं, जो तीन तब्दीलियां की गई, वसीम को लेकर आए, नवाज को लेकर आए, लेकिन कोई अफाका नहीं हो रहा। मीनवाइल हमने ये भी देखा कि पीसीबी में भी बहुत सारे चेंजेस की गए कि इन लोगों को किसी और तरीके से टैकल किया जाए। जो बाहर से कोचेस हायर किए गए थे उनको निकाल दिया गया, पाकिस्तानी जो कोचेस थे वो इनको जो है वो अब प्रैक्टिसेस वगैरह करवा रहे, लेकिन इसके बावजूद वो टीम टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। अच्छा चलें, उस इशू पर भी मुझे ये लगता है कि शायद हमें थोड़ा वक्त और देना चाहिए, बट द पॉइंट इज, मेन पॉइंट ये है कि हम हमेशा से ये कहते रहे कि हम T20 की टीम है। हम वनडे अगर हारे, एशिया कप हारे, हम वर्ल्ड कप हारे, तो हमारी टीम उस तरह से तैयार नहीं थी, हमारी टीम जेल इन नहीं थी, कुछ इंजरीज का हमें सामना करना पड़ गया। फिर हम ऑस्ट्रेलिया जब गए तो टेस्ट सीरीज में भी हमने देखा हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन जब हमारे पास T20 के एक्सपर्ट जिन्हें हम कहते हैं, हमारे पास पावर हिटर इफ्तिखार हैं, आजम खान को टीम में लेकर आए हैं, फखर जमान मौजूद हैं, इतने सारे प्लेयर हैं, साइम अयूब हैं और इनमें से कोई प्लेयर नहीं चल रहा। कंसिस्टेंसी के साथ अगर कोई प्लेयर परफॉर्म कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम है और उस कंसिस्टेंसी के बावजूद भी उन पर यह तनकीद फिर की जाती है कि वो मैच नहीं जितवाते हैं। तो वो कैसे मैच जितवाएं जब उनके साथ दूसरे एंड पर खड़ा नहीं होगा। जो कि मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, लोग एग्जांपल्स दे रहे थे कि हार्दिक पांड्या जब दूसरी साइड पर खड़ा था तो विराट कोहली ने पाकिस्तान से मैच वो छीना था। तो एक दूसरा प्लेयर भी दूसरे एंड पर हमें चाहिए जो कि बाबर को फिर सपोर्ट करे, क्योंकि वो तो कंसिस्टेंट नजर आ रहे हैं हमें। 3 उन्होंने हाफ सेंचुरीज की हैं, आज भी अच्छा खेल रहे थे। अभी भी जब हम मेकअप रूम में तैयार हो रहे थे तो मैं मैच ही देख रहा था और वो हर गेंद पर अब शॉट लगाने के लिए, और आपको याद होगा जिस मैच का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस वर्ल्ड कप का आप जिक्र कर रहे हैं, उसी वर्ल्ड कप में हमने फखर जमान और बाबर आजम की जोड़ी को भी परफॉर्म करते हुए देखा था। एक एंड पे फखर आजम जो है वो चक्के चौके लगा रहे थे जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम लोग मैच खेल रहे थे और बाबर आजम उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि इस वक्त सिचुएशन जो है वो हाथ से निकलती चली जा रही है बड़े प्लेयर्स के लिए। इसी पर बात कर लेते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ताबिश, थैंक यू ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो एक समरी मैच की हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज हुआ क्या है और ये 3 मैचेस में मुसलसल लगातार पाकिस्तान को जो शिकस्त मिली है उसकी बेसिक आप क्या देख रहे हैं, कहां पर हम लोग लैग कर रहे हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने मुझे वक्त दिया कि मैं गुफ्तगू शनीस कर सकूं आपके प्लेटफॉर्म से। पाकिस्तान टीम अब तक जो है 73 डेज हो चुके हैं कि कोई मैच नहीं जीती है। बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाले मुकाबलों में एक भी कामयाबी हासिल नहीं की है। और अच्छा हुआ कि आपकी दुआ और अल्लाह ने नहीं सुनी, ये फरियाद नहीं सुनी, ना तो बारिश हुई और ना ही मैच जो है पाकिस्तान टीम जीती। शिकस्त तो इससे ये चीज वाज़ेह हुई कि पाकिस्तान टीम के हवाले से जो बात की जा रही थी, साबिक एक्स क्रिकेटर आप देखते थे निजी टीवी चैनल पर ये तबसरा करते हुए दिखाई देते थे कि शाहीन शाह अफरीदी एक शानदार कप्तान बन सकते हैं, उनमें ये सलाहियत है और कायदाना सलाहियतों को बाखूबी जानते हैं, उन्हें मौका देना चाहिए। और इसका ज्यादातर जो प्रेशर था हम देखते थे बाबर आजम पर सामने आता था। और पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ये रीत, ये रिवायत, ये अंदाज इंतहाई ज्यादा पुराना है, जिसकी वजह से देखा माजी में हमने सरफराज जैसे कप्तान को खोया, फिर अब बाबर आजम को खोया। आप T20 में तो एक अच्छी टीम थे, आपको डिलीवर करना देना चाहिए था बाबर आजम को, लेकिन आपने ऐसे नहीं किया। आज बाबर आजम एक वाहिद खिलाड़ी है, एक सीनियर खिलाड़ी है जो अपनी जिम्मेदारियों को
ना सिर्फ अदा कर रहे हैं, उन्होंने ये भी बता दिया कि नंबर मैटर नहीं करता है। मोहम्मद हफीज जो है वन मैन आर्मी या फिर वन मैन शो की तरह जो है काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरी लाठी मेरी भैंस, ये जो मुहावरा है उन पर सादिक आता है और उसी तरह वो काम कर रहे हैं। कोई चीज को बेहतर करने के बजाय मजीद बिगाड़ रहे हैं, जिसके बेहतर नताइज तो सामने नहीं आ रहे लेकिन मनफी नताइज आ रहे हैं जो शिकस्त की सूरत में। आप पहले ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर जब हारे तो उस वक्त जो पाकिस्तान के बैटिंग कोच थे एडम हॉलिक, उनका बयान आपने सुना होगा यकीनी तौर पर। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया से कैसे ऑस्ट्रेलिया में जीत सकती, ये तो मुश्किल चीज होगी अगर पाकिस्तान वहां जीतेगी। आप पहले पर्थ में हारे, आपने मेलबर्न का मैच जो है अपने पासे में किया तो फिर वो भी दे दिया। इसके बाद आपने प्लेट में सजा के सिडनी का मैच दिया। फिर आपका सफर के देश में शुरू होता है तो फिर इसका आगाज होता है ऑकलैंड के। लेकिन ताबिश अभी इस सीरीज में आप क्या देख रहे हैं, कहां पर बुनियादी गलतियां कहां पर हो रही हैं? टॉस जीत रहे हैं हम, पहले बॉलिंग की तरफ जाते हैं। अगर हमारी बॉलिंग इतनी वीक है कि इतने बड़ा स्कोर न्यूजीलैंड फिर हमें टारगेट के लिए दे देता है, तो फिर हम अपने जो बॉलिंग सेगमेंट है उस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? 2 विकेट कीपर बैट्समैन हम क्यों खिला रहे हैं? हम एक बॉलर भी ऐड कर सकते थे। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं अनवार। एक तो होता है एतमाद और एक होता है अदम एतमाद। जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी मुसलसल टॉस जीत रहे हैं, उन्हें काफी एतमाद है, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने गेंदबाजों पर उतना एतमाद नहीं कर पाते हैं। आपके पास अगर इफ्तिखार मौजूद है तो फिर आप उन्हें बतौर स्पिनर क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं? यही वो गलतियां थी ना जो माजी में बाबर आजम करते थे और आप और मैं सवाल करते थे कि इफ्तिखार मौजूद है, अगर कोई बॉलर कॉस्टली तो आप इफ्तिखार को इस्तेमाल करें, वो उन्हें इस्तेमाल नहीं करते हैं। समझ में नहीं आता है, अगर कोई गेंदबाज एक्सपेंसिव साबित हो जाता है तो फिर उसका मुतबादिल आपके पास फौरन तैयार होता है, लेकिन वो भी इतना एक्सपेंसिव साबित होता है। आपने अगर आमिर जमाल को रेस्ट करवाया तो आज अगर आपके पास जमान खान खेल रहे तो जमान खान भी तो एक्सपेंसिव साबित हुए, उन्होंने भी तो तकरीबन 30 रन से ज्यादा अपने मुकर्रर 4 ओवर में दिए। वसीम जूनियर ने 1 विकेट हासिल की, 35 रन दिए। लेकिन ताबिश नॉट इवन जमान खान और वसीम जूनियर, ये तो फिर हम यूं कह लीजिए ना कि हमारे बाद के प्लेयर्स हैं। हारिस रऊफ जिन्हें बड़ा प्रेज किया जाता है और कहा जाता है कि वो T20 के बड़े अच्छे प्लेयर हैं, वर्ल्ड कप से लेके थ्रू आउट अभी तक हम उन्हें देखने वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आज भी उन्हें 60 रन पड़े हैं, 2 विकेटें उन्होंने दी हैं, मतलब, और उनकी इकोनॉमी 15 पर चली गई है। मतलब देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। आप मुसलसल हारिस रऊफ से मुतालिक ये बात कर रही हैं, वो ना जाने क्यों ऐसी बातों को देखकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर होती हैं फिर सोशल मीडिया पर होती है, वो खफा हो जाते हैं। अगर आपने ये बात की और यदि आपका ट्वीट उनके पास चले गया तो वापस से रिटायरमेंट लेने के हवाले से बात कर देंगे। माजी में भी अभी उन्होंने तो उनकी परफॉर्मेंस का खमियाजा जो पूरी कौम भुगतती है उसका क्या बनेगा? बस ये एक मोनोपॉली है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। अगर किसी खिलाड़ी को तनकीद भी पसंद नहीं आती है तो ना जाने क्यों अब ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हैं। ये खिलाड़ियों को चाहिए कि वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, वो अपनी स्पीड पर ज्यादा काम करते हैं, फिर इसका नतीजा ये सामने आता है कि आप 4 ओवर में जो है 54 रन दे देते हैं, 55 रन दे देते हैं। आज तो हद कर दी, 60 रन दे दिए और 15 के स्ट्राइक रेट से दबाकर धुलाई हुई है इनकी, जबरदस्त लाठी चार्ज किया। अब फिल एलन की बैटिंग देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल फ्री हैंडली खेल रहे हैं। इसके अलावा और बाद में एक एंड से रन नहीं बना और उन्होंने ना सिर्फ रन बनाकर देखा, उन्होंने बताया कि होम कंडीशंस का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आप बताएं, मुझे तो याद नहीं कि पाकिस्तान की होम कंडीशंस में कोई ऐसा पाकिस्तानी बैटर खेला हो। एक बड़ा अच्छा सवाल किया अभी अनवार ने कहा 2 विकेट कीपर बैटर्स की क्या जरूरत है। एक अहम सवाल ये कि जूनियर विकेट कीपर आपके पास है, एक सीनियर विकेट कीपर बैटर जो नायब कप्तान के तौर पर आपकी टीम का हिस्सा है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है ना। वो तो अपना नंबर भी चेंज नहीं कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस भी इतनी बेहतर नहीं हो रही है, उस पर क्या दबाव है? अगर नीचे जो मिडिल ऑर्डर में आपके पास विकेट कीपर बैटर है वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो रिजवान तो परफॉर्म करे, रिजवान को परफॉर्म करना चाहिए। रिजवान की परफॉर्मेंस के जरिए ही साइम अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगा। रिजवान की भी खातिर परफॉर्मेंस तो है नहीं। नायब कप्तान आपने उन्हें बना लिया। आपको याद होगा चौधरी मोहम्मद जफर जो मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह, उनका एक ऑडियो लीक हुआ था, खातून से वो गुफ्तगू कर रहे थे और गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा था बाबर को इसलिए हटाया क्योंकि बाबर तला रहमानी की लॉबी का हिस्सा है। वो क्रिकेट एजेंट जो तला है उसकी कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर तो मोहम्मद रिजवान है, तो फिर आपने उसको नायब कप्तान कैसे बना दिया? तो इसका मतलब है बेवकूफ बनाने का तरीका
काफी अच्छे तरीके से। लेकिन ताबिश अभी हम देखें, अगर माजी में हम देखें पाकिस्तानी टीम को, जब T20 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है शाहिद आफरीदी का कि बहुत बड़े हिटर थे, या हम अब्दुल रज़ाक की बात कर लेते हैं। 2 बड़े हिटर टीम में मौजूद थे और उनमें से कोई ना एक चल जरूर जाता था, पाकिस्तानी टीम को मैच जितवा देते थे। 4 हिटर हमारी टीम में मौजूद हैं, साइम अयूब हैं, फ़खर जमान हैं, आजम खान हैं, उसके बाद इफ्तिखार हैं। कोई भी इनमें से नहीं चल पा रहा और फिर सवालिया निशान यही है कि बार बार आजम खान को चांस क्यों दिया जा रहा है। अब इमाम की जगह अब आजम खान को ट्राई कर रहे हैं, फिर उसी तरह से उसी पैटर्न से। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और आप बिल्कुल जो बात कह रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ जो मोनोपोली का सिस्टम है, नेपोटिज्म का सिस्टम है, या फिर पसंद नापसंद का सिस्टम है। लेकिन एक अच्छी बात है, आप आजम खान को जितना मौका दे रहे हैं, आप ये वजह खत्म कर रहे हैं कि हमने भरपूर मौका दिया था, उन्होंने परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया। गालिबन अभी तक उन्होंने 9 मैचेस खेले हैं। मैं देख रहा था सलमान बट जो है इस हवाले से गुफ्तगू भी कर रहे थे, साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेट में, वो इस हवाले से बात भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आजम खान को आप 8 मैचेस दे चुके हैं और आज के मैच को मिला के आपने 9 मैचेस 27 स्कोर मेरा ख्याल है 9 मैचेस में, आज के मैच को मिलाकर, इससे पहले 19 थे। और जी, और उन्होंने पहले 19 रन किए हुए थे, आज जो 10 रन किए, 29 रन के, जो उनके टॉप जो उन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया वो 10 है, और उनका स्ट्राइक रेट है 76.00। इससे बेहतर जो स्ट्राइक रेट था या फिर उससे ज्यादा बेहतर अगर किसी खिलाड़ी ने मिडिल ऑर्डर में एज अ विकेट कीपर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया तो वो मोहम्मद हारिस थे, और उन्होंने 127 रन किए थे 9 मैचेस में, और उनका बेस्ट था 31 वो उन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान किए थे। तो आप एक खिलाड़ी को पहले जो है बनाते हैं और इसके बाद उस खिलाड़ी को खुद ही जाया करते हैं। आप देखें इस वक्त शाहीन को आपने कप्तान बनाया, वो कितने दबाव में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, शाहीन दबाव में नहीं है, वो यकीनी तौर पर दबाव में है। और अगर आप दीगर ममालिक की मिसाल लेते हो तो आप देखें ना, हिंदुस्तान अगर अपना होने वाले मुल्क के अंदर इवेंट से शिकस्त खुर्दा हुआ तो दूसरी जानिब आप देखें ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के दरमियान वर्ल्ड कप के फौरन बाद एक सीरीज हुई जिसमें हमने देखा एक सीरीज में जो है क़यादत कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की मैक्सवेल, और दूसरी जानिब हमने देखा हार्दिक पांड्या को। तो वो इस तरह कप्तान बनाते हैं, वो अपने असल कप्तानों को नहीं हटाते, उन्हें रेस्ट देते हैं और इस तरह कप्तान बनाते, इस तरह टीम बनाते। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहाँ लॉबियों को चला रहे हैं, हम यहाँ मोनोपोली चला रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम का नुकसान, पाकिस्तान की क्रिकेट का नुकसान होता है, और शायकीन क्रिकेट जो है दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। तो फिर इसके ऊपर एक कहते हैं पॉजिटिव स्टांस किसी को लेना पड़ेगा। आप भी बात कर रहे हैं, हम भी बात करें, इसी तरह से दीगर जो टीवी चैनल्स हैं वो भी इन तब्दीलियों के हवाले से कहीं ना कहीं गुफ्तगू कर रहे होंगे, लेकिन उसके रिजल्ट्स हमें उस तरीके से नजर नहीं आते। और अगर रिजल्ट्स नजर आते हैं तो इस सूरत में नजर आते हैं कि लोगों के ओहदे तब्दील कर दिए जाते हैं, या फिर से कोई ना कोई नई तैनाती मंजर आम पर आ जाती है। जी बिल्कुल, ये बहुत आसान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कि कोई एक नई कमेटी बना दी जाए। आप मुझे बताया ना, जो कमेटी काम कर रही थी इंज़मामुल हक और तला रहमानी से मुताल्लिक, उसकी तहकीकात कहाँ तक पहुंची आज तक आपको और हमें इल्म नहीं है। जस्टिस कयूम साहब की जो रिपोर्ट थी उसमें तो वाज़ेह था कि कई लोग जिनका नाम उस रिपोर्ट में था उन्होंने हिदायत की थी कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खिदमत नहीं करेंगे, और आपके मामले में उन्हीं लोगों ने खिदमत की जो मुलव्विस थे उस रिपोर्ट में, जिनका नाम शामिल था। तो ये मतलब सिस्टम चलता आ रहा है जिसका नतीजा हमेशा से माजी से लेकर आज तक बुरा रहा है, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बुरा रहा है। इसकी असल वजह बुनियादी वजह यह है कि यहाँ कोई बेहतर निजाम नहीं है। चेयरमैन पीसीबी जिस से आता है वो भी एक सियासी तकरीरी होती है, जिसकी वजह से वो जब आता है तो वो सियासी तकरीरियां करता है, जो उस पर तनकीद करता है बिल्कुल, और फिर उसका असर हम देखते हैं कि वो फिर मैनेजमेंट से लेके हमारे जो टीम प्लेयर्स हैं उस तक भी पड़ता है। वो जो ऊपर तकर्री होती है ना सियासी, जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसका असर हम देखते हैं। बहरहाल आज के मैच में जिस तरह से एलन फिन ने परफॉर्म किया, उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह से देख रहे हैं? जहां वो शॉट्स मार रहे थे वहीं पर उन्हें बार बार गेंदें कराई जा रही थी, कोई लाइन और लेंथ तब्दील नहीं की गई, उन्हें किसी मुश्किल में नहीं डाला गया, बल्कि जहां पर जो उनके लिए इजी टारगेट था वहीं पर उन्हें बॉलिंग करवाई जा रही थी। 16 छक्के मारे उन्होंने मजमूई तौर पर। वो जिस अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा कर रहे थे, आज मुझे T20 क्रिकेट नहीं सिडनी क्रिकेट याद आ गई, और उन्होंने जिस अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा किया तो हैरान और परेशान था मैं भी कि आया ये पाकिस्तान के गेंदबाज हैं या फिर ये गेंदबाज जो हैं ये किसी आम गली मोहल्ले के हैं। जिस अंदाज से उन्होंने गेंदबाजी का मुजाहरा किया, आपके डोमेस्टिक सीजन में तो ये गेंदबाज आपको नजर नहीं आते क्योंकि खेलना नहीं चाहते डोमेस्टिक क्रिकेट, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि जिसके नतीजा आप सामने देख रहे हैं, पाकिस्तान आज हार गया, सीरीज भी हार गया, ना सिर्फ
सीरीज भी हार गया। दूसरी जानिब आपके पास वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, लेकिन जब वर्ल्ड परफॉर्मेंस होती है तो उनकी कारकर्दगी, कभी वो 4 ओवर में 60 रन देते हैं, कभी 4 ओवर के अंदर वो 40 रन देते हैं, कभी 42 देते हैं और कभी 44 रन देते हैं। तो ये हमारे गेंदबाजों का निकलता है। इसके अलावा आप शाहीन शाह अफरीदी को तब कप्तान बनाते हैं जब वो अपनी सबसे बुरी फॉर्म में हो। शाहीन शाह अफरीदी अपनी अच्छे फॉर्म में नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि इस वक्त बात ये भी हो रही है उनकी कैप्टनसी के हवाले से कि ना उन्हें बॉलिंग चेंज के बारे में कोई नॉलेज है, ना फील्ड में कोई एनर्जी है, ना उनकी गेम में कोई एग्रेशन है, ना स्ट्रेटेजी है, ना ही कोई प्लान है। तो ये तमाम चीजें एक कैप्टन के लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमें शाहीन शाह अफरीदी में माजरत के साथ इस वक्त नजर नहीं आ रही। और एक और जुमला मैं ऐड करूंगा इस हवाले से, क्योंकि आपने गुफ्तगू की, शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त जिस टीम की क़यादत कर रहे हैं, इस टीम में एक साबिक कप्तान बाबर आजम मौजूद हैं, सीनियर खिलाड़ियों में फ़खर अहमद मौजूद हैं, और दीगर खिलाड़ी जो हैं उनमें भी फ़खर जमान भी सीनियर खिलाड़ी हैं, आप उनसे भी मशवरा कर सकते। लेकिन ना जाने क्यों पाकिस्तान का जो भी नया कप्तान बनता है वो अपने को अक्ले कुल समझता है और वो जो है किसी से मशवरा नहीं करता है। शायद मशवरा करना या फिर किसी का कहना मानना या फिर किसी से बात करना गुनाह कबीरा हो जाता है, तो वो किसी से मशवरा नहीं लेते। मैंने देखा पहला T20 मैच हुआ, शाहीन शाह अफरीदी जब अपनी टीम की क़यादत कर रहे थे, जब एक एंड से आमिर जमाल की धुलाई हो रही थी और उन पर लाठी चार्ज कर रहे थे कीवी बल्लेबाज, तो ऐसा लग रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी ज्यादा परेशान है, लेकिन वो बाबर आजम के पास गए नहीं। उन्हें बाबर आजम को दूर भेज दिया फील्डिंग करने कि आप चले जाए डीप में फील्डिंग करने, लेकिन आपसे मशवरा नहीं करूंगा। और डीप में डाउन पे फील्डिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे हमें, लेकिन वो बाबर आजम से आए मशवरा करने, ना पूछना है ना कुछ करने है, तो जिसके नतीजा बुरा आता है सामने। माजी में यही होता था ना, हम कहते थे बाबर आजम को चाहिए वो सरफराज से मशवरा करे, सरफराज की क़यादत में वो खेले, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यही गलती। तो ताबिश जिनके बलबूते पे शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन बने हैं, क्या उन्हें भी शाहीन शाह अफरीदी समेत इस बात का जवाब मिल गया होगा कि PSL की कप्तानी करना कुछ और बात है और इंटरनेशनल इवेंट की कप्तानी करना और बात है, और अपने सीनियर्स के साथ, जैसे कि आप खुद भी कह रहे हैं कि मशवरे के साथ अगर वो चल लें तो उसमें कोई, मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल, ये जो लोग कहते थे या फिर जो शाहीन शाह अफरीदी का कुरा खोलते थे बतौर कप्तान T20 में, अब उन्हें भी ये बात यकीनी तौर पर समझ में आ गई होगी, और आज के बाद वो भी अगर अपने YouTube चैनल पर कोई तबसरा कर रहे होंगे या फिर किसी निजी टीवी चैनल पर बैठे होंगे, तो आप देखना उन्होंने चुप साथ कर ली होगी, क्योंकि बाबर आजम का गुन गाना इस वक्त मजबूरी बन चुका है। वो वाहिद परफॉर्मर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। कल तक जो लोग उन पर खुलकर तनकीद कर रहे थे, आज वो कोशिश करें कोई ऐसी खबर मिल जाए जिसकी वजह से बाबर आजम टीम के निश्तर जो है वापस से बरसा दिए जाए, लेकिन ऐसा हो रहा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान टीम की अब कारकर्दगी के जामिन जो है अब 2 नए कप्तान हैं। आपने पहले उस खिलाड़ी को कप्तान बनाया जिसकी टेस्ट स्क्वाड में जगह नहीं बनती थी, लेकिन वो कप्तान और उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई। फिर आपने अब उस खिलाड़ी को T20 का जो है कप्तान बनाया जिसकी T20 में परफॉर्मेंस अगर अच्छी होती तो हम कहते हैं बिल्कुल आप बना दें। शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस नहीं ना, अगर इस तरह से PSL का कोई भी विनर हो और हम कहें कि यार आप उसको कप्तान बना दें। लेकिन ताबिश अभी प्रॉब्लम तो ये है ना कि अगर हमारे वो तमाम प्लेयर जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम बॉलर्स में हारिस की बात करते हैं या हम दूसरे बैट्समैन की बात करते हैं, फिर इनको डोमेस्टिक में क्यों नहीं भेजा जाता कि वहां पर खेल कर आए, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें, फिर इनको टीम में मौका दिया जाए। मौके पे मौका दे दिया जाता है, एक सीरीज में बिठा देते हैं, दूसरी सीरीज में फिर किसी ना किसी तरीके से दोबारा इन कर देते हैं। सर आप बड़ा अच्छा सवाल करते हैं, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ मोनोपोली काफी जबरदस्त होती है क्रिकेट के अंदर, और खास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो चंद चेहरे हैं ना, उन्होंने पैसा कमाने का जरिया बना लिया है और उन्हें पता है कहां से पैसा कैसे बनता है। आप देखें इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट लीग होने जा रही है, कई खिलाड़ी वहां मसरूफ होंगे। इससे पहले हारिस रऊफ साहब इस वक्त जो हैं उनके मुताल्लिक काफी बातें हो रही हैं, तो हारिस रऊफ साहब मसरूफ थे जनाब, काफी मसरूफ थे, और वो बिग बैश खेलने के लिए उन्होंने जो है NOC के हवाले से PCB से राब्ता किया था, बाद जो उन्हें चंद मैचेस खेलने के लिए NOC दे दी गई थी। वहां इन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस होती है, वहां ये खिलाड़ी 4 विकेटें लेते हैं, 5 विकेटें लेते हैं और रिकॉर्ड्स बना रहे होते हैं। जब पाकिस्तान टीम को उनकी जरूरत होती है तो ऐसा लगता है वो मजबूरी के तहत पे खेल रहे हैं। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना होगा कि ये जो प्लेयर्स का वर्कलोड है उसको किस तरह से मैनेज
मैनेज करना है, लीग्स को किस तरह से मैनेज करना है, और जो नेशनल ड्यूटी है वहां पर अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ रवाना करना पड़ेगा ताकि वहां पर परफॉर्म करके दोबारा टीम में वापस आए। बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं मुल्क में इस आम इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि इस वक्त मोमेंटम जो है वो खासा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, और इन वोटर्स में से 5 करोड़ 70 लाख से ज्यादा वोटर्स की उम्र जो है वो 18 से 35 बरस के दरमियान बताई जा रही है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो भी पार्टी इलेक्शन जीतेगी उसमें उन नौजवान वोटर्स का अहम किरदार अदा रहेगा। और दूसरा ये कि इस वक्त भरपूर हम देखते हैं कि इंतखाबी फिजा बन चुकी है और आम इंतखाबात में 3 हफ्तों का वक्त रह गया है, जबकि सियासी जमातों के कायदीन जलसों में मसरूफ नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि मुल्क की मैशत की बहाली के लिए उन्होंने इमरजेंसी बुनियादों पर जो काम है वो भी लाजमी तौर पर किया जाएगा। साबिक वजीर आजम से पार्टी की जो मुआशी टीम है उन्होंने भी मुशावरत की है, जिसमें पार्टी कायद को पार्टी मंशूर में मईशत से मुतालिक जो अब वादे किए गए हैं उस पर ब्रीफिंग दी गई है कि जो वादे हम कर रहे हैं फिर उनको किस तरह से पाया तकमील तक भी पहुंचाना है। दूसरी तरफ लाहौर में निश्तर कॉलोनी के इस्तकबालिया कैंप में कारकुनान से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि 8 फरवरी को शेर पर ठप्पा लगाओ और पाकिस्तान को नवाज दो। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि हम पंजाब और पाकिस्तान की किस्मत बदलेंगे। नवाज शरीफ बनाता है जबकि बाकी उजाड़ते हैं, यानी कि नवाज शरीफ काम करके जाते हैं और जो बाकी फिर तमाम सियासी जमातें हैं अगर वो हुकूमत में आती हैं तो वो फिर उस तरह से हुकूमत को नहीं चला पाती, उस तरह से मामलात को बेहतर नहीं कर पाते जिस तरह से नवाज शरीफ साहब करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके मुखालिफ बिलावल भुट्टो की बातों से ऐसे लग रहा है कि वो नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म देख रहे हैं और कह ये रहे हैं कि एक शख्स को चौथी बार मुसल्लत किया गया तो अवाम नुकसान उठाएंगे। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि आपने मेरी आवाज और नुमाइंदा बनकर घर घर पहुंचना है। वैसे बिलावल भुट्टो ही क्या पूरे मुल्क को नजर आ रहा है कि शायद वज़ीर आज़म जो है वो अगले नवाज शरीफ ही होंगे। मेरा पैगाम और मंशूर पहुंचाना है, ये कहा गया बिलावल भुट्टो की तरफ से। पीपी को कामयाब कराना है ताकि ऐसी हुकूमत बनाए जो की हुकूमत हो। और दूसरी ही तरफ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन प्लान सी की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 8 फरवरी को इन्हें झटका लगेगा, इसीलिए ये डरे हुए हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दरमियान जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो भी खुलकर सामने आ गए हैं। जिस तरह से पार्टी में मसले मसाइल हैं वो सभी जानते हैं और जो सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत उनकी जानिब से सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन, शुएब शाहीन और हामिद खान पर भी उन्होंने संगीन इल्जामात आयद किए हैं। इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आमिर साहब। लेकिन सबसे पहले रात गए जो मामला हुआ उस पर आपकी थोड़ी सी राय जानना चाहेंगे। जो ईरान ने पाकिस्तानी फजाई हुदूद का गैर कानूनी इस्तेमाल किया और फिर हमने देखा कि बलोचिस्तान के इलाके में हमला किया गया और फिर वहां पर इस सिलसिले में 2 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और 3 जख्मी बताए जा रहे हैं। ईरान का इस तरह से पाकिस्तान की फजाई हुदूद का इस्तेमाल करना, इस सारे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं, जबकि हमने देखा कि दफ्तर खारजा ने भी इस पर सख्त मजम्मत का इजहार किया है। देखिए, ये फिजाई हुदूद का इस्तेमाल नहीं है, ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है और इक़्तिदार आला पे हमला है। और ये बराह रास्त उन्होंने वो काम किया है जो दुश्मन करता है। और एक तरफ बरादर इस्लामी मुल्क, दूसरी तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी के मुआहदे, आर्मी चीफ भी ईरान होके आए थे, सारी चीजें हुई थी कि मिल के मुश्तरका तौर पे अगर कोई बात है तो वो बताएं और फिर उसका सरकारी तौर पे जारी करना। फिर हमारा फॉरेन ऑफिस का रिस्पांस भी आ गया और हमारा रिस्पांस वही होगा जो इंडिया के साथ हुआ था कि हम अपनी मर्जी और वक्त के तयन करके फिर इसका जवाब देंगे, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं कि आप ललकारते हैं और पाकिस्तान को ललकार रहे हैं बगैर किसी बुनियाद के। अगर आपके पास सॉलिड इंफॉर्मेशन है, आपने कितनी दफा शेयर की, आप बताते, दुनिया को भी बताते कि पाकिस्तान को हम ये बता चुके थे और ये एक्शन नहीं ले रहे थे। ये बिल्कुल उसी तरह है कि इंडिया ने जब हमला किया तो मानसेरा जिला में जाके वो एक कौवा मरा हुआ मिला और अब हमारी 2 बच्चियां शहीद होगी और कुछ लोग जख्मी हुए। तो ये कौन सा कैंप है, ये क्या है
जो इंडिया की तर्ज पे एक हमला ईरान करता है। देखिए यहाँ पे बहुत लोग ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात भी चाहते हैं और कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहता कि किसी बरादर मुल्क के साथ इख्तलाफ हो, लेकिन अगर अफगानिस्तान में टीटीपी के लोगों के ऊपर हमारे रवैये ये हैं कि फिर हम छोड़ेंगे नहीं, तो फिर ये ईरान किस तरह है? ईरान इराक में हमला कर दे, शाम में हमला कर दे और वो बातें बनाता रहे, तो ये एक बड़ी ही गलत हरकत की है उन्होंने और पाकिस्तान को चैलेंज किया। मेरा ख्याल है इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। एक तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में तो कल फॉरेन ऑफिस ने रात को दे दिया, बिल्कुल रात को 1 बजे के बाद दिया, और जो मुनासिब होगा जाहिर है उसमें तमाम फैसला करेंगे और ये जाएगा। कमेंट अगर आप दे दें कि मुख्तसर सा कमेंट, कितना फिलफौर अस्करी क़यादत को इस सिलसिले में जो है वो स्टेप ले लेना चाहिए एक तज्ज़ियाकार के हैसियत से? देखिए मैं आपको बताऊं, हमें जज्बाती तो होना नहीं है, एक सेंस तो है जज्बाती होने की जो मैंने आपसे कही है, लेकिन हमें रिस्पॉन्स, जवाबी रिस्पॉन्स और इस के गिर्द क्या साजिश बुनी गई है। जाहिर है हमारे इंटेलिजेंस इदारे वो उस वक्त से लगे हुए हैं इस काम के लिए, तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक देंगे। हमें मीडिया को भी एहतियात करनी चाहिए। बात तो वही है कि पाकिस्तान पे हमला जो है उसके ऊपर कोई रियायत नहीं है, लेकिन इदारे फैसला करने में और सभी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, सभी इस मामले को लेकर जज्बाती भी हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और सियासी मैदान के हवाले से बात कर लेते हैं, इंतखाबात के हवाले से बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ की मुलाकातें हो रही हैं मुआशी माहिरीन से, और बिलावल भुट्टो को भी हमने देखा है, उन्होंने भी अपना मुआशी एजेंडा पेश कर दिया है, मैनिफेस्टो अब हर पार्टी अपना पेश कर रही है। आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि बिलावल ने जिस तरह से कहा कि अब 2 सियासी जमातें ही रह गई हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद जब बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है, तो इन दोनों सियासी जमातों को ये जो अपना अपना मुआशी प्लान दे रहे हैं ये अमल कर सकेंगे, इंप्लीमेंट कर सकेंगे? पीडीएम की 16 माह की हुकूमत की कारकर्दगी को हम जहन में भी रख रहे हैं, बड़े मसाइल अवाम ने फेस किए उस वक्त भी। देखिए पाकिस्तान जिस तरह के मसाइल में फंसा हुआ है ना जी, ये हल कोई छू मंतर तो है नहीं, और ना अब आपको डॉलर मिल रहे हैं इस तरह से कि जी कोई जिस तरह 2013 में शाह अब्दुल्ला ने $1.5 अरब पाकिस्तान की झोली में डाल दिए थे, पाकिस्तान के खजाने में नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में दिए थे और हम कुछ अपना रास्ता निकाल सके थे। अब सऊदी अरब ऐलान कर चुका है कि हम किसी की मदद नहीं करेंगे, हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके लिए फिजा बनाई गई है। अल्लाह करे कि ये ईरान वाली टेंशन आगे ना बढ़े, इसका कोई बहुत अच्छा हल निकल आए, हमारा जवाब भी जाए और समझ भी आए, उनकी तरफ से अपॉलॉजी आनी चाहिए इस पे। फिर है स्टेबिलिटी के लिए जिसमें यूएई, सऊदी अरब, कतर, चाइना, हमारी बातचीत मुकम्मल है और दायरा इलेक्शन का इंतजार है। ऐसे में इलेक्शन में बहुत कुछ बयान किया जाता है और कुछ अमल दरामद करने वाले होते हैं। बिलावल भुट्टो को अमल दरामद के लिए सिंध में 15 साल मुकम्मल मिले, जिसमें 5 साल वो फेडरल गवर्नमेंट में भी रहे और फिर 16 महीने की हुकूमत जिसका जिक्र किया उसमें भी वो वजीर खारजा रहे और सब कुछ इकदाम जो चाहते थे वो कराते रहे। पीपल्स पार्टी अगर वजारतों का हिस्सा चाहती थी वो भी लेती थी, लेकिन अब वो हिस्सा वसूल नहीं कर रही जो महंगाई का है, जिसमें अवाम को तंगी आई और बेहद मुश्किलात का शिकार हुए। वो समझते हैं कि मैं सिर्फ शहबाज शरीफ और नून पे तनकीद करके लोग मुझे भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर PMLN के पास डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं है उस 16 महीने के लिए, जो कि एक जेन्युइन बात उसमें सिर्फ ये है कि जो खान साहब ने IMF से मुआहदा तोड़ा था जिसके बाद हम फंस गए, इसके अलावा तो नहीं है ना कोई भी चीज। जाहिर है महंगाई में आप हम सब फंसे हैं, सारा पाकिस्तान फंसा है, कोई कैसे कह सकता है? ये बिलावल भुट्टो जरूर कर सकते हैं कि वो आंखें बंद करके आपको और हमें ये चूरन बेचेंगे, जी मैं 5 साल में तनख्वाहें दुगनी कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा। आखिर तनख्वाह बढ़ाने के लिए भी आपके वसाइल नहीं है। लेकिन आमिर साहब ऐसे में ये बताइएगा कि फिर क्या वजह है कि एक पार्टी जिसके बारे में आम तासुर ये आ रहा है कि वही अगली हुकूमत बनाएगी, उस पार्टी का मंशूर अभी तक मंजर आम पर नहीं आ रहा? आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब को, उनकी पार्टी को अब जो इस पार्टी का मंशूर है वो मंजर आम पर रख देना चाहिए, लोगों को बता देना चाहिए? इलेक्शन में मुश्किल से 1 महीना भी बाकी नहीं रह गया। नहीं, कंपेन में तो 20 दिन रह गए हैं, महीना छोड़ दें अब आप। जो 6 फरवरी को कंपेन खत्म होनी है, बिल्कुल, क्योंकि 6 की रात को खत्म हो जानी है। तो अब आप देख लें, पिछली दफा भी इनका मंशूर 16 या 20 दिन पहले आया था और अब भी आजकल में, क्योंकि कल नवाज शरीफ हाफजाबाद जा रहे हैं, अच्छा। शायद आज आ जाए या कल वो वहां पे खुद तकरीर में कुछ चीजें बयान करें। मैं आपको बताऊं कि लोगों को ना अब आप धोखे में नहीं रख सकते, सबको पता चल गया है हम कहाँ खड़े हुए हैं। आप अगर जुबानी खुशनुमा बातें करेंगे ना, लोग उससे नहीं सेट हो सकते। लोगों को जेब में पैसा चाहिए, अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए वसाइल चाहिए। तो वो जो मीटिंग्स कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर फिर हम बहुत अच्छा तबसरा कर सकेंगे जब वो जारी कर देंगे, क्योंकि उनको ये पता है, क्योंकि देखे ना 5,000 अरब रुपए से ऊपर का हमारा खसारा है सिर्फ बिजली और गैस का। आप और हम सब पे, पाकिस्तान पे बिजली का, गैस का बिल, हम खुद ये खुश हो रहे हैं कि जी चलें
खुश होने से मुराद ये है कि जो आपने डालना है हम पे डाल दिया, तो अब आगे सर्कुलर डेट तो नहीं ना होना चाहिए कि जो आप जितने खर्च कर रहे हैं उतने आप वसूल कर रहे हैं। तो अब ये फैसले करने होंगे कि जी ये फिर पैसे कैसे बढ़ रहे हैं, जो सरकारी इदारों ने तबाही मचाई हुई है वो कैसे आप रोक सकते हैं। क्योंकि जैसे खान साहब ने कहा था 2018 के मंशूर में कि मैं आते ही पहले 100 दिन में ये जितने स्टेट एंटरप्राइजेज हैं जो नुकसान में हैं इनके फैसले कर लूंगा, लेकिन वो नहीं कर सके, आखिरी दिन तक भी नहीं कर सके, क्योंकि उनके अंदर वो मंशा ही नहीं थी। जो लास्ट प्राइवेटाइजेशन हुई थी वो नवाज शरीफ के ही उस दौर में हुई थी और अहमद नवाज वगैरह उस वक्त सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन थे। तो ये चीजें चली थी। अब फवाद हसन फवाद निगरान वजीर हैं और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो कोई ऐसी चीज किसी के प्रेशर में नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के हक के खिलाफ हो। लेकिन हमें जो पैटर्न अभी हम देख रहे हैं, जो जलसे हो रहे हैं, अगर बिलावल भी जलसे कर रहे हैं, मरीम नवाज भी अब एक्टिव हो चुकी हैं, लेकिन जलसों में फिर बातें वही हैं, एक दूसरे पर तनकीद ही है, अवाम की बात नहीं है, मंशूर की बात नहीं है, कोई प्रोडक्टिव बात नहीं हो रही है। ये नहीं कहा जा रहा कि किस तरह से मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे, महंगाई किस तरह से कम करेंगे, डॉलर को नीचे कैसे लाएंगे, फ्यूल की प्राइसेस को कम अगर करते भी हैं तो बाकी चीजों पर उसकी इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं करा पाते हैं, उस रोड मैप पर बात नहीं हो पा रही। देखिए 60 रुपए तो लेवी हम हर रोज देते हैं, मतलब हर पेट्रोल के 1 लीटर पे डीजल पे दे रहे हैं और जो फेडरल गवर्नमेंट सारी खुद ले रही है। चूंकि आपके पास इसके अलावा हल नहीं है मुल्क चलाने के लिए भी, जो IMF की कंडीशंस हैं। मरियम नवाज ने जो बात कही कि नवाज शरीफ माशी माहिरीन के साथ बैठे हैं, परसों बात कही, फिर कल भी वो बैठे थे, तो मैं इंतजार करने के मूड में हूं ताकि एक दफा ये बोले तो सही कि जी हाँ हम ये खाका लेके आ रहे हैं। मैं पीपल्स पार्टी की सुन चुका, उस पर मैं तबसरा कर रहा हूँ। PTI का मैदान नहीं रहा और वो जो कुछ करके गए, इसहाक डार साहब जो कुछ शहबाज शरीफ के साथ करके गए, हमने सब सुना और देखा। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की है, लेकिन हम तो देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी चक्कर में फंसी है, A प्लान खत्म हो जाए तो B पर आ जाएं, B खत्म हो जाए तो C पर आ जाएं। वो कोई फिल्मी प्लान लग रहे हैं उनके। नहीं, वो धमकियों के अलावा और क्या कर रहे हैं, वो अर्तुल बने हुए हैं वहां से कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो पहले 9 मई में फंसा लिया अपने लोगों को क्योंकि वो कू की तैयारी थी, वो नहीं हो सका। अब वो फिर एक और नए कू की तरफ जा रहे हैं। अपनी पार्टी के खिलाफ वो खुद बगावत कर रहे हैं इमरान खान साहब। वो ना कोई पॉलिटिकल रास्ता लेने को तैयार है, ना लोगों को समझाने के लिए तैयार है। भाई बताएं, अगर आपने इलेक्शन कराने थे और आपको पता है कि आप मुखालफीन के साथ ये काम कर चुके अपने हुकूमत में आने से पहले, नवाज शरीफ से सेनेट के इलेक्शन में आपने पहले उनकी पार्टी की सदारत छीनी, उसके बाद आपने निशान छीना, तो ये बात आप कैसे भूल जाते हैं कि जो सहूलतकारी आपको मिली वो अब आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। मैं तो बड़ा क्लियर हूं इन मामलात में कि 9 मई के बाद तो इनके पास रियायत है नहीं। रियायत तब मिलती अगर ये सियासतदानों से बात करते या अपने अंदर कोई लचक पैदा करते कि कोई ऐसा सीजन्ड आदमी, ये जैसे बैरिस्टर गौर है, बहुत अच्छे हैं, शरीफ आदमी है, नो, लेकिन सियासतदान नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि वो उस तरफ जा सके जहां अगर वो कोई कॉल करें 2-4 लोगों को बिठा के बात कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है। आमिर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, और 1 मिनट छोटा सा बात कि एस्टेब्लिशमेंट से बात कर लें। जिस दिन वो बनते हैं चेयरमैन, अगले दिन इमरान खान साहब को पहला मौका मिलता है 3 जर्नलिस्टों से बात करने का। वो एस्टेब्लिशमेंट की ऐसी की तैसी फेर देते हैं, तो उनके साथ कौन बात करेगा? जो अब कहते हैं कि मैं 18 महीने से इंतजार कर रहा हूं कि मुझसे बात करें। वो गेट नंबर 4 की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक, वहां से कोई कॉल नहीं है बुने। अच्छा, एक तो जेल में बैठे बैठे उनको इस हद तक मुश्किलात का सामना है, दूसरा ये कि पार्टी के मतलब जो बाहर के लोग हैं उनके भी मामला हल होने का नाम नहीं ले रहे। हामिद खान, शेब शाहीन, शेर अफजल मरवत और रऊफ हसन साहब, ये जो मामला है ये पार्टी के लिए इंतखाबात से पहले कितना नुकसानदेह है? देखें, ये सब खान साहब की ख्वाहिश पे हो रहा है। वो शेर अफजल मरवत से कोई बात कर देते हैं, वो बैरिस्टर गौर से कोई बात कर देते हैं, सारे गवाह बनाते हैं ना कि उनकी वाइफ बैठी थी, उनकी बहन बैठी थी, ये फलाना वकील था, फलाना वकील था। तो किस खाते में जाएंगे कि मिलते तो वो हैं, वो उन्हीं का नाम लेके बयान देते हैं। उन्होंने कोई कैटेगरिकल स्टेटमेंट नहीं दी अब तक, सिवाय एक अपनी हमशीरा के जरिए जब आरिफ अलवी पे उन्होंने कहा था कि मुझे मजा नहीं आया कि जो वो हरकतें कर रहे हैं। तो इस तरह का मैसेज वो मिक्स देते हैं, जाओ चढ़ जाओ, क्योंकि ये उस वक्त अपनी हुकूमत में भी सिर्फ उन लोगों को पसंद करते थे जो मुखालफीन के ऊपर बगैर किसी बात। तो जो मास्टर प्लानिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को दी जा रही है, आप कह रहे हैं कि वही गलत है। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। जी, तो
वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। एक बार फिर से बात कर लेते हैं पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से। तज्जियाकार की राय तो हमने ले ली, लेकिन किसी न किसी सियासी रहनुमा का भी राय देना बहुत जरूरी है, वो भी तब जब हम ये देख रहे हैं कि ठीक 2 रोज पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी बाकायदा तौर पर इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया है। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या वजह है कि अभी तक मंशूर सामने नहीं आ रहा। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खेलदास कोहिस्तानी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग खेलदास साहब। सर, सबसे पहले तो ये फरमाएगा कि मौशी माहिरीन से भी नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। नून लीग की कोशिश है कि जल्द से जल्द कोई ना कोई मौशी मंसूबा मंजर आम पर लाया जाए, लेकिन पार्टी मंशूर भी अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सका। इसकी क्या वजह? जी, बड़ी मेहरबानी। देखें, मैं खुद भी मंशूर कमेटी का हिस्सा हूँ, मेंबर हूँ। आप देखें, ये मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह जो ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए जो हिकमत अमली बनाई है, उसमें आपने देखा कि पहली जमात मुस्लिम लीग नून है जिन्होंने तमाम कैंडिडेट के इंटरव्यूज किए और उसकी जो सदारत है और उसके जो चेयर किया उस मीटिंग्स को, वो कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब, सदर जमात शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा और बाकी बोर्ड के जो मेंबरान थे वो वहाँ मौजूद होते थे। किसी भी जमात ने ये प्रोसीजर मुकम्मल नहीं किया। उसके बाद जो मंशूर कमेटी का जिस आपने सवाल किया, उसमें भी जो सीनियर और हमारे जो माहिरीन वो सब उसके मेंबर हैं। और मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जो सिर्फ नारों और पे यकीन नहीं रखती कि नारे दे दिए, कोई जमात 10 नारे बता देती कि ये हमारा मंशूर है। आपने देखा 2-3 पार्टियों ने ऐसे चलते फिरते ऐलान कर दिया ये हमारा मंशूर है। मंशूर का मकसद यही होता है कि जो आप मंशूर अवाम को दे रहे हैं, जिसकी बुनियाद पे आप वोट लेने जा रहे हैं, उस पर आप अमल दरामद करें। और मुस्लिम लीग नून के मंशूर और पॉलिसीज पे, जिसका आप भी सवाल कर रही है, अवाम को भी इंतजार है, क्योंकि वो ही समझते हैं कि यही एक जमात है जो मंशूर और वादे पूरे करेगी। तो ये तैयारी असल में मंशूर की सिर्फ नारों के हद तक नहीं है, ये पॉलिसीज आने वाले फ्यूचर पाकिस्तान। तो फिर आ कब तक जाएगा ये मंशूर खेलदास साहब? इसी वीक आएगा या नेक्स्ट वीक तक इंतजार करें? नहीं, जल्दी आ जाएगा। मैं वही बात कह रहा हूँ। 21 अक्टूबर को जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी पाकिस्तान पे आमद पे, उन्होंने जो नुक्ते बताए थे कि पाकिस्तान का हल किस तरह हो। और आप देखना, ये मंशूर पाकिस्तान में मुआशी जो चैलेंजेस है, जो हर तरह के पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की और खुशहाली के लेने के लिए जो पॉलिसीज इस मंशूर में शामिल की गई है, जो इस्लाहत की गई है, इंसाफ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, मुख्तलिफ जो हमारे खेलदा साहब जो 2 बड़े चैलेंजेस इस वक्त हम देख रहे हैं, मुआशी चैलेंज हमें दरपेश है, फॉरेन पॉलिसी का चैलेंज हमें दरपेश है, उस पर फिर क्या वर्किंग की जा रही है? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, जो फॉरेन पॉलिसीज हो या एजुकेशन का मामला हो या दहशतगर्दी के वाक़यात हो, हर किस्म की, या एहतसाब का अमल हो, करप्शन का खात्मा हो, एक सिर्फ नई नुक्ता है। कई जो भी इस मुल्क को तरक्की और खुशहाली में जो रुकावट है, जो सफर 2017 में रुका था, आपको मैं बताऊं 2013 में जो हमारे पार्टी ने मंशूर दिया था, उसमें भी मईशत की बेहतरी, दहशतगर्दी का खात्मा, लोड शेडिंग का खात्मा, रोशनियों की बहाली, तो वो जो 3 नुक्ते लेकिन खेलदा साहब अभी तो बात ये की जाती है ना कि IMF मुआहिदों ने जिस तरह से पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है, 16 माह की एक मखलूत हुकूमत में आप भी रहकर गए हैं, तब भी आप लोग कुछ नहीं कर पाए थे। अभी भी IMF के जो मुआहिदे हैं उनमें हम फंसे हुए हैं। बिजली और गैस की कीमतें हैं वो आए रोज बढ़ाई जा रही हैं, उसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे? IMF प्लान से किस तरह से छुटकारा हम पा सकेंगे? देखें, उस वक्त जो हमारी 16 महीने की हुकूमत थी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इत्तेहादी जमातों की हुकूमत थी, उसमें हमने सबसे बड़ा डिलीवर किया कि जो जिस नैच पे उस वक्त की माजी की हुकूमत ने जो छोड़ा था, पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था, बल्कि सिर्फ डिक्लेयर उनको करना था, मगर यही वजह थी हमने नो कॉन्फिडेंस मूव भी किया और हमने पाकिस्तान को बचाया। और जो उस वक्त की हुकूमत के किए हुए IMF से मुआहदे थे जो हमें खुद हमने देखा था पसंद नहीं थे, हमने एहतजाज किया था, स्टेट बैंक को उन्होंने गिरवी रख किया था, तो इस किस्म के मुआहदे थे, ज़ाहिर रियासत के मुआहदे थे,
तो ये मजबूरन हमने उसको कंप्लीट किया, और ये आप भी आज तक जो मुश्किल हमने फैसले किए थे उसका बेनिफिट आज अगर जो निगरान हुकूमत भी है वो पॉलिसी चल रही है, और वो कड़ी गोली जो हमने खाई थी उसका बेनिफिट अब हो रहा है। और अब भी इंशाल्लाह जो अब नवाज शरीफ साहब की क़यादत में जो हम मैनिफेस्टो या जो पॉलिसीज ला रहे हैं, क्योंकि अवाम मुस्लिम लीग नून पे एतमाद करती है, तो हम अवाम को वोट लेने से पहले ये लेके जरूर जाएंगे कि हम किस तरह पाकिस्तान को इस मुश्किल की बवाल से निकालें। वोट लेने के हवाले से बातचीत हो रही है, तो क्या वोट का ज्यादातर जो रुख है वो पंजाब की तरफ ही है, या सिंध में सियासत के हवाले से अगर हम लोग बात करें, क्योंकि एमक्यूएम के साथ इंतखाबी इत्तेहाद खत्म होने की वजह आप बताएंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या बने कि इंतखाबी इत्तेहाद जो है वो खत्म हुआ, और इतनी बार मीटिंग्स हुई आप लोगों की उनके साथ, बल्कि पहली मीटिंग्स उन्हीं के साथ चल रही थी इंतखाबी इत्तेहाद को लेके, ऐसा क्या हुआ कि फिर शहबाज शरीफ साहब ने 242 की सीट ही छोड़ दी? देखिए, सीट एडजस्टमेंट के लिए हमारी एमक्यूएम से मुलाकातें हुई। सीट एडजस्टमेंट के साथ साथ आगे हमें हुकूमत अगर अवाम हम पे एतमाद करती है कि हम मिलके कराची और सूबे की तरक्की खुशहाली के लिए मिलके काम करें, तो वो जो एमक्यूएम से हमारा रिश्ता है, ताल्लुक है, वो टूटा नहीं है। सीट एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं हुई है। तो एमक्यूएम से सीट एडजस्टमेंट ना हुई तो हमने हर कराची के तकरीबन 18 हल्कों में एनए पे और एमपीएस पे हमने खड़े किए। सिंध में 80 तक हमारे कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और हम हर जो इंटीरियर में हमारी जीडीए से जीआईयूएफ से इत्तेहाद है, सीट एडजस्टमेंट है। बाकी एमक्यूएम से हुकूमत के बाद जो जिसका मैंडेट होगा तो इंशाल्लाह हम सब इकट्ठे होंगे सूबे सिंध के हवाले से या मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए। यहाँ जो एमक्यूएम की डिमांड है कि बल्दियाती निज़ाम को मजबूत किया जाए, तो कोई बात नहीं है। सियासत में देखें बातचीत होती है, कामयाबी होती है, तो सीट एडजस्ट नहीं हो सकी। लेकिन फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त कितनी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, कितनी सीटें निकाल पाएंगे? क्योंकि फिर यही तासुर दिया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जब देखते हैं तो ये तासुर दिया जाता है कि वो सिंध की जमात है, आपकी जमात का तासुर ये है कि सिर्फ सुबह पंजाब की जमात है। तो कराची में किस तरह से फिर इंटरवीन करेंगे, किस तरह से वहां पर सीटें निकालेंगे? मैं आपको बताऊं, इस दफा मुस्लिम लीग नून सिंध में, सिंध असेंबली में और नेशनल असेंबली में भी हम कामयाबी हासिल करेंगे, और इंशाल्लाह सिंध में जो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट हम सब लड़ रहे हैं, एमक्यूएम हो, जीडीए हो, जेयूएफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, हम मिलके एक सिंध हुकूमत बनाएंगे, कोशिश करेंगे। अवाम ने अगर सिंध की मैंडेट दिया, अगर सिंध की अवाम समझती है कि हम 15 साल से जो सिस्टम है, जो उनकी ज़िंदगी अजीरन है, वो अगर उसका खात्मा चाहेगी, वो हमें तमाम जो जमातें हैं, बाकी हमने जहाँ जहाँ मिलके इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहाँ पे एमक्यूएम कराची में अलग अलग हम लड़ रहे हैं, अगर अवाम किसी हम सबको मैंडेट देती तो ये बहुत बड़ा दावा है जो आप करें, क्योंकि कराची में तो सीट निकालना चले फिर समझ आती है कि कराची में आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम अंदरूनी सिंध के हवाले से बात करें तो वहां पर रूट्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और बदीन ले लें, थर ले लें, इसके अलावा आप दूसरे मकामात ले लें, लड़काना ले लें, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत कई दिहाइयों से है। मैं आपको एक दावा कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में जी। हम मटियारी में पीपल्स पार्टी को, जहाँ हमारे बशीर मेमन सिंध के सदर हैं, पीपल्स पार्टी को शिकस्त देंगे। अच्छा। हम मीरपुर खास में हमारे असद जुनेजो साहब एमएनए के कैंडिडेट शिकस्त देंगे पीपल्स पार्टी को। हम नौशर फिरोज में असगर अली शाह जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन साबिक वफाकी वज़ीर पीपल्स पार्टी को शिकस्त देंगे। हम उमरकोट में मीर अमान तालपुर हमारे कौमी असेंबली में उम्मीदवार हैं, हम उनको वहाँ पे शिकस्त देंगे। हम इनको ठट्ठा और बदीन में, ठट्ठा में मुस्लिम लीग नून का एमएनए के कैंडिडेट है, वो हम उनको शिकस्त देंगे। बदीन में जीडीए के कैंडिडेट और जुल्फकार मिर्जा साहब के साहिबजादे पीपल्स पार्टी को शिकस्त देंगे। इस तरह लाड़काना में जेयूएफ इनको शिकस्त देगी, और कश्मीर में हमारे कैंडिडेट हैं, हम उनको वहां पे भी शिकस्त देंगे। आप देख लेना जिस तरह पीपल्स पार्टी के जो जलसियां हो रही है, बिलावल भुट्टो साहब कल लाड़काना में 2000-1500 लोगों को खिताब कर रहे हैं, तो उससे आप उसकी पॉपुलैरिटी भी देख रहे हैं। और पीपल्स पार्टी अवाम को क्या देने जा रही है, बात यह कि नारे जिस तरह वो 75 सालों से इन्होंने क्या जो वादे किए कभी पूरे किए, 15 साल आप देख लें पीपल्स पार्टी। चलो 3 हफ्तों में फिर हम रिजल्ट देख लेंगे। जो दावे आप कर रहे हैं सिर्फ 3 हफ्ते रह गए हैं। देखो, ये सिंध की आवाम को देखना है
कि वो सिस्टम की हुकूमत चाहते हैं या अवाम की हुकूमत चाहते हैं, जो हकीकी हुकूमत हो, जिस तरह पंजाब को पीएम बनाया है। हमारा वही विजन है। हम नवाज शरीफ साहब की क़यादत में शहबाज स्पीड के, आप मुझे ये बताएं, बिलावल भुट्टो साहब को वो खुद कहते हैं कि मुझे घर में पानी नहीं मिलता, तो लियारी, नाजमाबाद, मलीर और जो मंगोपीर है, कराची के जो बाकी पसमानदा इलाके, डिफेंस में जहां मैं अभी मौजूद हूँ, मुझे पानी नहीं मिलता, तो ये किसकी जिम्मेवारी है? तो ये बिलावल भुट्टो साहब जो अपने घर के लिए पानी उसके पास नहीं है, वो भी पैसों से खरीदते हैं, तो अवाम को वो पानी कैसे पहुंचाएगा? कराची की अवाम सफाई चाहती है, कराची की अवाम पानी चाहती है, कराची अवाम की सड़कें चाहती है, कराची की अवाम लाहौर जैसा ऑरेंज ट्रेन चाहती है, मेट्रो बस चाहती है। तो ये कौन देगा? ये सूबाई हुकूमत देगी। जो भी इस वक्त कराची में अगर ग्रीन बस है, नवाज शरीफ ने दिया, अमन नवाज शरीफ साहब ने दिया, पानी K4 नवाज शरीफ साहब ने दिया, हर जगह पे नादरा के मेगा दफ्तर खुले हुए नवाज शरीफ साहब ने दिए, पासपोर्ट ऑफिस खुली हुई है नवाज शरीफ साहब ने दिए। तो मुझे बताएं कि इन्होंने दिया क्या है? कराची समेत सूबे सिंध में क्या दिया है इन्होंने? अगर कारकर्दगी की बुनियाद पे सिंध की अवाम फैसला करेंगी तो कामयाबी मुस्लिम लीग नून की, GDA की। बहुत शुक्रिया सीनियर रहनुमा नून लीग खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो हमें जिस तरह से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में सीटें वो निकालेंगे, इसी तरह मुस्लिम लीग नून कॉन्फिडेंट है कि वो कराची में और सिंध में निकालेगी और हुकूमत बनाने का वो दावा जो खेलदास साहब करके गए हैं, और खास तौर पर उन्होंने कैंडिडेट्स के नाम भी बताए हैं कि इस हल्के से हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हराएंगे भी। तो अब देखना ये है, 3 हफ्ते रह गए हैं, तमाम पार्टियों की तरफ से जो इंतखाबी मुहिम है वो शुरू कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून के मैनिफेस्टो का इंतजार किया जा रहा है कि क्या मुआशी प्लान लेकर अब वो जलसे जुलूसों में उतरेंगे या फिर वो सिर्फ दूसरी जमातों पर तनकीद ही करते रहेंगे, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं एक दहानी हो गई है, क्योंकि अगले जो पार्टी हुकूमत है वही बना रही है। एनीवेज आगे चलते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग आपके साथ शेयर करते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया से। बिल्कुल, चीन की स्टार्टअप ने ऐसी जदीद बैटरी तैयार की है जो चार्ज या मुरम्मत किए बगैर 50 साल तक काम कर सकती है। भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे तो न्यूज लग रही है। बीजिंग की मकामी कंपनी है बेटा वोल्ट, इसके मुताबिक इसकी न्यूक्लियर बैटरी जौहरी तवानाई की मुख्तसर कारी का पहला नमूना है। और ये भी कहा जा रहा है कि सिक्के से छोटे 15 बाई 15 5 mm हुजम के इस मॉडल में 63 न्यूक्लियर आइसोटॉप्स रखे गए हैं। बिल्कुल, कंपनी दावा ये कर रही है कि इसकी बैटरी दुनिया की पहली जौहरी बैटरी है जिसे बगैर चार्ज के 50 साल तक, मतलब निस्फ सदी तक इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इन्वेंशन होगी और ये बैटरी अभी आजमाइशी मरहले में भी दाखिल हो चुकी है और इन फ्यूचर अब यही कहा जा रहा है कि इस बैटरी को मोबाइल फोन में इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि हम देखते हैं कि आजकल गैजेट्स बहुत ज्यादा आम हो चुके हैं जिसमें मोबाइल फोन है, ड्रोन्स हैं या जो भी कमर्शियल आलात हैं जिसके लिए ज्यादा चार्जिंग रिक्वायर्ड होती है। तो कंपनी ये कह रही है कि उनके मुताबिक ये बैटरी -60 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 120 सेंटीग्रेड पर भी काम कर सकती है। एटमी बैटरी तो इसको कहा जा रहा है, बट उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि वो सेफ भी है, बिल्कुल महफूज है, बिल्कुल ऐसे। और इसके अलावा बेटा वोल्ट कंपनी के मुताबिक बैटरी से कोई तापकारी जो है वो बाहर नहीं निकलती, यानी कि ये स्पार्क नहीं कर रही होती है, सेफ है। जौहरी तवानाई की ये बैटरियां एरोस्पेस, मसनूई ज़हानत के आलात, तिब्बी आलात, माइक्रो प्रोसेसर्स, जदीद सेंसर्स, छोटे ड्रोन्स और माइक्रो रोबोट में जो है वो लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करती रहेगी। और साथ ही साथ ये भी कि एनर्जी की ये नई जो इस्तिलाह है, इसको चीन को मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी इनकलाब के नए दौर में सबकत हासिल करने में भी मदद मिलेगी। तो मेरे ख्याल से जो बैटरी इसकी जरूरत है ना वो पाकिस्तान को, जितनी यहाँ पर लाइट जाती है, यहाँ पर जितनी बार यूपीएस खराब होता है, जितनी बार बैटरीज खराब होती हैं, उनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती। इस तरह की बैटरीज वाकई में ये इतनी कारआमद है तो मेरे ख्याल से होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये अनकरीब इन फ्यूचर बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी लोगों के लिए, जो एनर्जी क्राइसिस का सामना हमें भी करना पड़ रहा है उससे हम निजात हासिल कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं जाना नहीं है, स्टे ट्यून्ड इन पाकिस्तान। जी वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक
पर जाने से पहले बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट हमने आपके साथ शेयर किया, तो उसी की कनेक्टिविटी को आगे लेकर चलते हैं। और सवाल मैं और अनवार आपस में यही कर रहे थे कि क्यों पाकिस्तान में ऐसे काम क्यों नहीं हो रहे, बाहर ही ऐसे काम क्यों हो रहे हैं। फिर यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान में अगर ऐसे काम हो रहे हैं तो वो ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन ऐसे में कुछ लोग हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि अब हमने साइंस को प्रमोट करना है, लोगों को बेजार करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें इनोवेशंस की तरफ लोगों को लाने के लिए। साइंस है क्या, मुश्किल तरीके से नहीं सिखाना, जिस तरह से में स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है और सिर्फ पढ़ाया जाता है, और जो लैब्स हैं उनको लॉक करके रखा जाता है, नहीं दिखाया जाता कि पढ़ाया क्या जा रहा है, उसको प्रैक्टिकली किस तरह से परफॉर्म करना है। और बच्चे फिर इस सब्जेक्ट को एक खुश्क मजमून की तरह लेते हैं। इवन मैं अगर अपनी भी एग्जांपल कोट करूं तो जब मैट्रिक में मैं था, साइंस के सब्जेक्ट में हमारी सिर्फ ये कोशिश होती थी कि किसी ना किसी तरह इस सब्जेक्ट को हम अपने पासिंग मार्क्स से क्लियर कर लें, क्योंकि उसमें हमें सही तरीके से गाइड नहीं किया जा रहा था प्रैक्टिकली। और क्लास का सेशन आपका खत्म हुआ नहीं कि क्लास को ताला, लैब को ताला लगा दिया जाता था, कोई कहा जाता था, 2 प्रॉक्टर्स खड़े किए जाते थे, कोई आसपास उसके गुजरेगा नहीं। तो बड़े अरसे तक हम लोगों ने रट्टे लगाए हैं, लेकिन अब ये मामलात आसान हो रहे हैं। वो ऐसे कि किताबों तक ही ये मामलात महदूद होकर नहीं रह गए हैं। बच्चे इस खुश्क मजमून को सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पर देखते हैं, लेकिन सवाल यह है कि साइंस आखिर कैसे दिलचस्प नहीं हो सकती, और स्कूल में पढ़ाई जाने वाली साइंस जो है वो बच्चों को बेजार क्यों करती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इन मामले को ठीक ना कर सके, इसीलिए हमारे साथ लाला रुख और इमामा ओवैसी मौजूद हैं। लाला रुख जो है वो एक प्राइवेट इदारे में उसकी बानी है, उसकी फाउंडर हैं, और वो अपने आप को साइंस कम्युनिकेटर कहती हैं। उनका मानना यह है कि साइंस सिर्फ सुनने, लिखने और पढ़ने का नाम नहीं है, जैसे कि अनवार खुद भी कह रहे थे, बल्कि ये तजुर्बे का नाम है। आज लाला रुख और प्रोजेक्ट ऑफिसर इमामा ओवैसी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मामा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, मैंने पूछना ठीक है। अच्छा इमामा जी, मैं ये जानना चाहूंगा सबसे पहले, अच्छा एक तो हम खुद भी ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि जब हम सिर्फ एक पढ़ाने की हद तक महदूद रहेंगे, हम प्रैक्टिकली स्टूडेंट को अवेयर नहीं करेंगे, तब तक तो उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि अगर कंप्यूटर हमारी लाइफ में आया तो वो भी लैब्स तक महदूद रहा, हमें थ्योरी पढ़ा दी जाती थी और कंप्यूटर हमें साल के एंड में दिखाया जाता था, तो हम कैसे सीखते हैं? बिल्कुल, आई एग्री। जिस उम्र में किस बच्चों के साथ खास तौर पे हम साइंस फील्ड में काम करते हैं, 6 से 14 साल की उम्र, ये फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं। इस उम्र में बच्चों की ब्रेन्स की नशोनुमा हो रही होती है, राइट। सो इस उम्र में न सिर्फ उनको रट्टे लगवाना, उनकी मेमोरी को तेज करना, उनको कॉन्सेप्ट्स जो है थ्योरेटिकली पेश करना, बल्कि उनको हाथों पैरों को इस्तेमाल करना, ये भी सिखाना चाहिए। एंड साइंस सिर्फ किताबी एक सब्जेक्ट नहीं है, साइंस आपकी दुनिया में आपके इर्द गिर्द हर जगह हो रही है। सूरज की तवानाई से प्लांट्स जो हैं अपना खाना बनाते हैं, या फिर आप खाना खाते हैं तो वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। साइंस इज एवरीवेयर। तो ये कनेक्शन ड्रॉ करना बच्चों की जिंदगी के साथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, हमें लाला रुख साहिबा भी ज्वाइन कर रही हैं स्काइप के थ्रू, और वो फाउंडर हैं इस स्कूल की। लाला रुख साहिबा, सबसे पहले तो ये कि ये जो आपने एक स्कूल ऑर्गेनाइज किया है ना, ये आइडिया मुझे बहुत पसंद है। मुझे नहीं बल्कि अनवार को, हमारी पूरी टीम को बड़ा पसंद आया। दूसरा ये कि लोगों को सिर्फ मैं एक हिंट देना चाहूंगी, ये इंडियन एक मूवी 3 इडियट्स जिसे हम लोगों ने बड़ा देखा है, उसमें जो एक साइंटिफिक स्कूल था ना, ये आमिर खान का बनाया हुआ, ये मुझे लगता है ये उसी की बनाया था, उसी की कॉपी है। उसका कोई स्कूल बनाया गया है। हाँ, ये जरा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका हमें इनवाइट करने के लिए। और बहुत खुशी होती है जब एजुकेशन पर और ख़ास तौर पे साइंस की तालीम पर बात होती है, वो भी टेलीविज़न पर। सो इसकी जो कहानी है वो थोड़ी सी मेरी पर्सनल जर्नी से जुड़ी है। मैंने भी साइंस पढ़ी, लेकिन मैं 12 साल की थी जब मुझे साइंस ने इंस्पायर किया। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था यंग वर्ल्ड में, जो कि एक मैगजीन है, डॉन में पब्लिश होता है, और उसमें डीएनए के बारे में लिखा था। और मैं बड़ी फैसिनेट हुई और मैंने सोचा बड़े होके मैं जेनेटिक्स पढ़ूंगी, और मैंने पढ़ा भी। लेकिन मैं नॉर्वे में गई, मैंने जेनेटिक्स पढ़ने के लिए एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, मगर मुझे एहसास ये हुआ कि लैब में जाके मैं फ्रीज हो जाती थी और साइंस बहुत मुश्किल लगती थी। और मुझे लगता था कि मेरे इर्द गिर्द जो दूसरे लोग हैं, दूसरे ममालिक से आए हुए हैं या नॉर्वे से ही उनका ताल्लुक था, शायद वो मेरे से ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो मेरा साइंस के साथ रिश्ता और जर्नी वहीं ख़त्म हो गया। मैंने बैचलर्स किया बायोटेक्नोलॉजी में, मोलेक्युलर बायोलॉजी में, मगर वहाँ मैंने एक एंटरप्राइज के साथ काम शुरू किया जो नॉर्वे में बच्चों को साइंस की तरफ रागिब कर रहा था। क्योंकि नॉर्वे में भी बहुत बड़ा मसला ये है कि बच्चे जो यंग एडल्ट्स हैं वो साइंस को नहीं चुनते। बहुत
वहाँ जब मैंने 5 साल काम किया तो मुझे लगा ये काम मैं पाकिस्तान में करना चाहूंगी। मैंने कुछ अर्सा उसके बाद साइंस म्यूजियम लंदन में काम किया और फिर मैं कराची आई। वो साल मेरे ख्याल से 2013 था, उस साल में मेरी शादी भी हो रही थी। और मैं 2013 में और मैं कराची आई और मैंने कहा कि मैंने ना किसी स्कूल में इसको टेस्ट करके पाकिस्तान में देखना है। तो मेरे माँ बाप इतने ज्यादा इसके बारे में सपोर्टिव नहीं थे, उन्होंने कहा पता नहीं ये क्या है, ये क्यों करना है इन्होंने। मैंने अपने भाई को पकड़ा, कैमरा पकड़ा, कुछ सामान इकट्ठा किया और हम गिराज स्कूल गए जो कि एक चैरिटेबल स्कूल है कराची में। शबीना मुस्तफा साहिबा उसको चलाती हैं और वहाँ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सारी कम्युनिटीज के बच्चे थे और हमने 3 घंटे की एक वर्कशॉप की। बच्चों ने पानी में पटाखे बजाए, पानी के बुलबुले बनाए और इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू फिर हमने साइंस बच्चों को सिखाई। और उनकी आंखों में एक चमक थी और उन्होंने कहा मिस लाला आप वापस कब आएंगी। वहां पे मेरे दिमाग में फिर मेरा दिल थोड़ा सा उदास हुआ एंड आई फेल्ट कि दिस वर्क should be done in Pakistan। लेकिन लाला लोग साहिबा फिर आप यही समझती हैं कि फिर हमारी जो पीछे रहने की, दुनिया से पीछे रहने की वजह है वो फिर यही है कि हम अभी भी रट्टा सिस्टम पर ही हैं, हम थ्योरी पर ही चलते रहते हैं, हम बच्चों को प्रैक्टिकल की तरफ लाते ही नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप साइंस की अच्छी तालीम, साइंस की ऐसी तालीम जो कि सिर्फ स्कूलों तक महदूद ना हो, क्योंकि जैसे इमामा ने कहा कि साइंस के साथ ना आपका एक रिश्ता है जो बनता है, इसको कहते हैं साइंस का सरमाया। जैसे आपका एक फाइनेंशियल कैपिटल है ना, उसी तरह एक पोटली या एक बैग के अंदर आपका साइंस का सरमाया भी जमा होता रहता है जिंदगी भर। अब जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले एक याद अपनी बचपन की शेयर की कि मेरा साइंस के साथ रिश्ता ऐसे था। अब ये आपका रिश्ता फिर बन जाता है इन एक्सपीरियंसेस की वजह से। ये रिश्ता अगर हम नहीं बदलेंगे, इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च की गई है साइंस म्यूजियम ग्रुप, UCL और किंग्स कॉलेज लंदन में, कि एक बच्चे या बच्ची का साइंस का सरमाया बनाना कैसे है। और तहकीक ये बताती है कि जिसका साइंस का सरमाया ज्यादा होगा, they are more likely to continue with STEM education, they are more likely to succeed in life, they are more likely कि वो STEM skills को इस्तेमाल करेंगे जो कि ट्रांसफरेबल होते हैं to any profession। Totally agree। और STEM education का पाकिस्तान में मजीद प्रोडक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मामा मुझे ये बताया कि स्कूल में आप किस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स बच्चों को सिखाते हैं, किस एज ग्रुप के बच्चे स्कूल में आते हैं, किन कौन कौन से बच्चे जो हैं वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, किस ग्रुप एज के? बिल्कुल, सो साइंस फ्यूज का एक बहुत बड़ा मकसद है कि हम अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बच्चों के साथ काम करें। सो वी डोंट लीव एनी चाइल्ड बिहाइंड बिकॉज वी बिलीव एवरीवन कैन डू साइंस। तो हम चाहते हैं कि लड़कियां भी साइंस के साथ इंगेज करें, डेफ बच्चे भी साइंस के साथ इंगेज करें, ऑटिस्टिक किड्स आल्सो इंगेज विद साइंस, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे, चैरिटेबल स्कूल्स में पढ़ने वाले। सो वी वर्क विद डिफरेंट कम्युनिटीज एंड दैट्स समथिंग व्हिच मेक्स आवर वर्क वेरी स्पेशल। और सोशल जस्टिस का एक उसमें एलिमेंट मौजूद होता है। दूसरा जो आपने पूछा कि एक्सपेरिमेंट्स किस किस किस्म के करते हैं, सो बिकॉज वी आर गोइंग इनसाइड अ स्कूल, वी आल्सो डोंट वांट कि हम लोग करिकुलम को बिल्कुल निगलेक्ट कर दे, इग्नोर कर दें। दैट पुट्स अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन टीचर्स। तो हमारा मकसद ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग करिकुलम है उसी को इस्तेमाल करके किस तरह से हैंड्स ऑन प्ले बेस्ड बनाया जा सकता है। तो अगर एक टीचर जो हैं फोटोसिंथेसिस पढ़ा रही हैं, तो क्या हम टीचर को ये सिखा सकते हैं कि ओ आपके स्कूल के अंदर ही एक गार्डन है, आप बच्चों को वहां ले जाएं बजाय कि किताब में तस्वीर दिखाने के। सो वी ट्रेन टीचर्स, वी आल्सो वर्क विद स्टूडेंट्स एंड देन वी कनेक्ट साइंस बेस्ड ऑन द करिकुलम। और उसके अलावा हमें जो करिकुलम में कमी पेशी लगती है उसको भी हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है लाला साहिबा, लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, एक तो आप मैसेज एक कन्वे जरूर करें इस हवाले से स्पेसिफिकली कि हमें प्रैक्टिकल्स की तरफ क्यों आना है, खाली थ्योरी पर नहीं रहना, और साथ ही साथ साइंस फ्यूज को मजीद किस तरह से आप एक्सपेंड करना चाहेंगी? जी, क्योंकि तहकीक का अमल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा ये पता होना कि फैक्ट्स के, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, पानी का फॉर्मूला क्या है, इसे याद कर लो, ये जरूरी है। लेकिन उसके साथ जो जरूरी है वो है तहकीक का अमल सीखना। अगर आपने बच्चों को तहकीक का अमल सिखा दिया तो वो सारी जिंदगी फिर सवालों के जवाब ढूंढेंगे। उनका जो तजस्सुस है जो कि उन्हें पैदाइशी तौर पे मिलता है वो सस्टेन होगा, नर्चर होगा। उसे नर्चर करना पड़ता है वरना वो मर जाता है। क्योंकि मैं और आप शायद एज अडल्ट्स इतने क्यूरियस नहीं है जितने हम क्यूरियस थे जब हम बचपन में थे। बिल्कुल।
अब साइंस फ्यूज आजकल के बच्चे तो हम देख रहे हैं ज्यादा क्यूरियस हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब उनके हाथ में आ चुकी है, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा आम हो चुका है, और मेरा ख्याल है ये चीजें भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं उन तमाम बच्चों के लिए जो कि कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है जो कि साइंस फ्यूज भी उन्हें प्रोवाइड कर रहा है। बहुत शुक्रिया लाला रुख मलिक, बानी साइंस फ्यूज, और साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे आपकी हेल्थ के हवाले से और पानी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल के हवाले से भी, कि वो किस तरह से इंसान को मुख्तलिफ तिब्बी अमराज से बचा सकता है, मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन से बचा सकता है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि सर्दी का मौसम आ चुका है, और सर्दी के मौसम में जो पानी का इस्तेमाल है उसमें हम बहुत ज़्यादा कमी कर देते हैं, क्योंकि प्यास लगने का जो एक रूटीन हमारी है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हमें काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें हमारी जो स्किन है वो भी खासी ड्राई हो जाती है। और इसी वजह से पानी का इस्तेमाल कम अगर हो जाए तो फिर उसके मुतबादिल क्या हो सकते हैं। बिल्कुल, और ऐसे भी तब जब बारिश नहीं हो रही है, आपको कुदरती तौर पर भी नमी की जरूरत है हवा में, जो कि हमें नहीं मिल रही है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं माहिर ग़िज़ाइयत हमाला खान, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमाला। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, आप अगर पानी पी लेंगे ना ज्यादा तो आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, लेकिन ये कितना नुकसानदेह, हाँ सर्दियों में, लेकिन ये कितना नुकसानदेह हो सकता है कि सिर्फ एक उस हुज्जत से बचने के लिए हम पानी को ना इस्तेमाल करें। बिल्कुल, जैसे हम गर्मियों में पानी पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं कि पानी का इस्तेमाल गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी तरह सर्दियों में भी पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पानी के बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो हमारी बॉडी का जो 50 to 60% पोर्शन है वो बना ही पानी से हुआ है। तो पानी हमारी बॉडी के ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा ब्रेन तब तक प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता जब तक हमें पानी नहीं मिल रहा होता। हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली फ्लो नहीं कर रहे होते, डिफरेंट जगहों तक पहुंच नहीं पा रहे होते अगर पानी का फ्लो कम हो जाएगा। हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव आउट नहीं हो रहे होते जब तक पानी का फ्लो हमें सही से नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ सर्दियां जैसे बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं उनके हाथ और पाँव बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं। म्यूकस की बहुत ज्यादा लोग कंप्लेन करते हैं कि बुखार नहीं है लेकिन गला बहुत ज्यादा खराब है, हर टाइम म्यूकस वगैरह की कंप्लेन करते हैं। इसी के साथ साथ ड्राइनेस की बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं। तो इन सब कॉजेज की वजूहात भी पानी का ना इस्तेमाल करना है। अगर आप पानी का इस्तेमाल एक नॉर्मल इंडिविजुअल 6 ग्लास तक सर्दियों में पानी का इस्तेमाल कर रहा है तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब इसमें देखना चाहिए कि पानी के अलावा जैसे आपने बात की कि फीमेल्स की बजाय 8-10 हज़ार का अच्छे से अच्छा मॉइस्चराइजर लेकर आए, बेहतर ये है कि पानी आप ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें। अच्छा, अब इसमें जैसे आपने बात की कि वॉशरूम का बहुत ज्यादा मसला है और पानी के अलावा क्या इस्तेमाल किया जाए, तो उसमें सर्दियों के मौसम में हम बहुत सारे पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं हनी वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह नहार में वो सिर्फ ½ टीस्पून से 1 टीस्पून तक हनी को लें और अपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर या थोड़ा सा बॉइल्ड वाटर में उसको मिक्स करें और उसको इस्तेमाल कर लें। हनी के अंदर हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं जो आपके वायरसेस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ साथ लौंग के कहवे की बात की जाती है। लौंग के अंदर हमारे पास एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज मौजूद हैं जो आपकी कुदरती आपको जो है इन तमाम चीजों से प्रिवेंट करेंगे। इसके साथ साथ हम जिंजर के कहवे की बात कर सकते हैं। 1 इंच जिंजर का टुकड़ा लें, उसको बॉयल करें, उसका एक्सट्रैक्ट अगर आप यूज करें तो आपके म्यूकस से लड़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी के साथ साथ सर्दियों में सूप्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जा रहा होता है, वो आपको प्रोटीन्स दे रहे होते हैं। प्रोटीन्स जब आपकी बॉडी में आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ मसल मैस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गर्मियों में, सर्दियों में क्योंकि आप ज्यादा चल फिर नहीं रहे होते, आपकी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी कम हुई होती है, तो मसल मैस जो लोग बनाना चाहते हैं वो सूप्स का इस्तेमाल करें। इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्टर है अखरोट का इस्तेमाल किया जाए। जैसे आपने बात की मॉइस्चराइजर्स बहुत ज्यादा लड़कियां इस्तेमाल कर रही हैं, महंगे से महंगे, तो अखरोट के अंदर हमारे पास विटामिन ई का बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मौजूद है जो आपकी स्किन पे मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो जमीन के नीचे सब्जियां उगती हैं जिसके अंदर हमारे पास गाजर है, मूली है, शलजम है, इस तरह की सब्जियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जैसे अब ड्राइनेस की हम बात करें, सर्दियों में वैसे भी स्किन ड्राई हो जाती है, तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि फिर गर्मियों की निस्बत सर्दी में ज्यादा पानी पीना चाहिए।
बिल्कुल पानी पीना चाहिए, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि 6 ग्लास गर्मियों में का जो कंटेंट है वो हम 8 ग्लास तक एक रिकमेंडेड नॉर्मल इंडिविजुअल को कहते हैं। अगर उसका कोई लाइफस्टाइल इस तरह के बहुत ज्यादा एक्टिव है तो उसके पानी के कंटेंट बढ़ा देते हैं। लेकिन देखें कि सर्दियों में भी हमने इसको सिर्फ 2 ग्लास तक लिमिटेड किया कि आप 6 ग्लास तक एटलीस्ट पानी का इस्तेमाल करें या इन चीजों का इस्तेमाल करें ताकि पानी का जो स्टेटस है मेंटेन हो जाए। एक और बात एनवायरमेंट में ऐड ऑन करना चाहूंगी, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पानी हमें सिर्फ तब इस्तेमाल करना चाहिए जब हमें प्यास लगती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। आप वक्तन फक्तन अपने पूरी डे में पानी का इस्तेमाल जरूर करते रहें, क्योंकि जब आपको प्यास लगती है उसका मतलब है कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो गई है, तब तो पानी का इस्तेमाल करना ही करना है। लेकिन उससे पहले भी किसी ना किसी शक्ल में हाइड्रेशन मेंटेन रखने के लिए आप जरूर इस्तेमाल। अच्छा, मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हम लोग ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मैं नहीं, आप लोगों को भी थोड़ा सा इस बारे में गाइड करें कि लोग ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा ना, कि चले अगर हमने पानी नहीं पिया तो हम लोग ये पीनेंगे, वेट भी रिड्यूस हो जाएगा और पानी की क्वांटिटी जो है ना वो भी कंप्लीट हो जाएगी। ये थिंकिंग पॉजिटिव है या ये नुकसानदेह है? अच्छा, बिल्कुल हम पेशेंट्स को किसी भी स्टेज पे ना 0 तक नहीं लेकर आते। एक नॉर्मल इंडिविजुअल को भी हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि आज से आप चाय, कॉफी या कहवा जात का इस्तेमाल बंद कर दें। सर्दियों में आप देखते हैं कि वैसे भी इन चीजों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कैफीन एक तरह से ये रोल प्ले कर रही होती है कि आपकी बॉडी से जो पानी है उसको एक्सक्रीट आउट करवा रही होती है। तो हम कहते हैं कि इन चीजों को लिमिटाइज कर ले। लेकिन अगेन जैसे हमने बात की कि हाथ पैर ठंडे होने का एहसास रहता है, तो ये चीजें हमें सूथिंग इफेक्ट भी दे रही होती हैं, वार्म इफेक्ट भी प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो एक रिकमेंडेड अमाउंट में अगर आप 1 कप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 कप चाय का इस्तेमाल आप मॉर्निंग में कर रहे हैं या अपने स्नैकिंग में कर रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपको ठीक रहेगा। लेकिन इससे ज्यादा जो एक्सेसिव चेन स्मोकर्स की तरह मैंने लोगों को चाय का इस्तेमाल और कॉफी का इस्तेमाल करते भी देखा है। तो वो जो एक्सेस हमारे घर में तो 3 बजे उठा के पूछेंगे ना आप चाय पीनी है, नींद से आवाज आएगी। बिल्कुल, किसी ना किसी जूस को भी ऐड कर सकते हैं, जूस, ऑरेंज जूस और गाजर का जूस हमारे लिए सर्दियों में एक नेचुरली गिफ्ट है हमारे पास है कि हम इसका इस्तेमाल, डायबिटीज वाले पेशेंट और जो ओबेसिटी के पेशेंट्स हैं वो इसका इस्तेमाल अपनी जरा रिकमेंडेड डोज में रह के करें, बाकी इसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे ग़ज़ाइयत हमाला खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।